तो चलिए वक्त हो चला है अब तक की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग ने जून के महीने में पंचायत चुनाव होने के संकेत दे दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें उन्होंने जून में पंचायत और निकाय चुनाव होने के संकेत दे दिए हैं। 23 या 24 मई को जारी हो सकती है अधिसूचना। निकाय चुनाव और पंचायत दोनों की अधिसूचना जून के महीने में या 23 या 24 मई को जारी हो सकती है। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त बंसल प्रताप ने संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि 12 जून तक चुनाव कराया जाएगा, 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की है और हर हाल में जून में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को निर्देश भी दे दिए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है और राज्य चुनाव आयुक्त ने जून में चुनाव कराने के संकेत भी दे दिए हैं। जी हां, बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और उन्होंने सभी कलेक्टर्स को चुनाव की तैयारियों के लिए निर्देश दिए हैं। आपको और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष चौधरी हमसे जुड़े हुए हैं। आशीष जी, राज्य चुनाव आयुक्त ने जून में चुनाव होने के संकेत दे दिए हैं, क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ जानकारी है, बताएं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार भी चुनाव को लेकर गंभीर है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार बैठकें कर रहा है। आज उसकी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें आगामी दिनों में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के लेकर समीक्षा की गई। चुनाव आयुक्त हैं जो प्रसन्न प्रताप सिंह है, उनका ये कहना है कि 23 या 24 मई को अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव आयोग की प्राथमिकता है कि पहले पंचायत चुनाव कराया जाए, फिर उसके बाद निकाय चुनाव कराया जाए। तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 12 जून तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे और उसके एक पखवाड़े बाद निकाय चुनाव की आयोग पूरी रणनीति बना रहा है। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए हैं। जहां तक आरक्षण और परिसीमन की बात है, तो आयोग का कहना है कि ये हम पहले से ही इसकी तैयारी करके बैठे हैं, हमारी ओर से चुनाव कराने में कोई देरी नहीं है। तो एक तरफ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए तैयार है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो बैठक की है उसमें यह चुनाव आयोग ने निष्कर्ष निकाला है हम किसी भी वक्त चुनाव करा सकते हैं और अधिसूचना जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का समय दिया है दोनों ही चुनाव कराने के लिए अधिसूचना जारी करने का। तो चुनाव आयोग के लिए बंधनकारी हो गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे। लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार ओबीसी को लेकर लगातार चिंताग्रस्त है और वो चाह रही है कि चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ भी हो। ऐसी स्थिति में चुनाव किस प्रकार होंगे ये देखने वाली बात है, जबकि आयोग चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर चुका है। मनीष, अजीज, जैसा कि देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैं आरक्षण के बिना चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हूं, और अगर आरक्षण के बिना चुनाव होते हैं तो सरकार क्या करेगी और शिवराज सिंह चौहान जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको कितना नुकसान हो सकता है। गाँव की बात है तो सरकार तो कोशिश यही कह रही है कि संशोधन याचिका हम दायर करेंगे जिसको माननीय न्यायालय स्वीकार करेगा। यदि माननीय न्यायालय ने स्वीकार की और ऐसी कोई व्यवस्था दी कि चुनाव कुछ वक्त के लिए टाले जाए तो सरकार की जो मंशा है वो तो हो सकती है। यदि संशोधन याचिका राज्य सरकार की स्वीकार नहीं हो पाई कोर्ट में तो फिर यह माना जाए कि चुनाव कराए जाएंगे और ओबीसी आरक्षण उसमें नहीं होगा। यानी कि 35% जो SC ST का आरक्षण है और 50% जो जनरल का व्यवस्था है सीटों में, तो उसके अनुसार इलेक्शन होंगे, ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। तो सरकार के लिए एक बड़ा पेचीदगी भरा मतलब वक्त हो जाएगा और सरकार असमंजस में रहेगी कि किस तरह वो चुनाव कराना चाहती थी ओबीसी के साथ, लेकिन कोर्ट की जो व्यवस्था आई है उससे तो ये संभव नहीं हो पा रहा। तो आने वाला समय काफी मुश्किलों भरा हो सकता है सरकार के लिए। वहीं चुनाव आयोग भी तैयारी कर चुके हैं, जैसा प्रसन्न प्रताप सिंह ने कहा है, जो राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त है, उनकी तैयारियों से तो ये लग रहा है कि वो कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बंधनकारी है। मनीष जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आशीष आपका बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है और राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने जून में चुनाव कराने के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने कहा है कि 23 या 24 मई को अधिसूचना जारी हो सकती है और 12 जून तक चुनाव संपन्न कराएंगे।
30 जून तक दोनों चुनाव संपन्न कराएंगे और आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक बुलाई गई थी। उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है और जून में पंचायत चुनाव होने के संकेत भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि 23 और 24 मई को जारी हो सकती है अधिसूचना। निकाय चुनाव और पंचायत दोनों की अधिसूचना जारी हो सकती है। आपको बता दें कि आयुक्त बंसल प्रताप सिंह ने संकेत दिए हैं और उन्होंने कहा है कि 12 जून तक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। आज पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ में बैठक की गई थी। हर हाल में जून में चुनाव होने हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को तैयारियों के लिए निर्देशित किया है और निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर मैं आपको भोपाल से बताना है, जहां पर जून के महीने में हो सकते हैं मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में सरकार और पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग दोनों ही अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। और एक तरफ मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कहा है कि हम ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, तो दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में है। ऐसे में कैसे ओबीसी आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बीच में राज्य निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है कि जून के महीने में चुनाव हो सकते हैं। और हमसे बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उमेश शर्मा हमसे जुड़े हुए हैं। उमेश जी, एक सवाल यही है आपसे कि जून में राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर लिया है कि हम चुनाव कराएंगे, और ऐसे में अगर ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं मिलता है तो सरकार क्या करेगी? उमेश जी, शायद उमेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जून के महीने में चुनाव आयोग ने चुनाव संपन्न कराने का फैसला लिया है और कहा है कि सभी कलेक्टर्स को इसकी तैयारियों के लिए हमने निर्देशित किया है, आदेश जारी किए हैं। तो दोबारा उमेश शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे जी बिल्कुल, आप पहला सवाल आपसे यही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर लिया है कि जून के महीने में चुनाव होंगे और शिवराज सरकार ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना हम चुनाव नहीं करेंगे, क्या होगा फिर? राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक इकाई है और राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करना उसकी बाध्यता है और संवैधानिक उत्तरदायित्व दी है। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने की समय सीमा उसको दी है, तो 2 हफ्ते की है उमेश जी, 2 हफ्ते का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। 2 हफ्ते की सीमा दी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करना है, एक तो बात है जी। अब दूसरा विषय होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है कि समाज में गैर बराबरी का जीवन जीने वाला कोई भी वर्ग हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो या अन्य कोई भी वर्ग हो, उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ति करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। तो राज्य सरकार अपने उस उत्तरदायित्व का लेकिन जून में अगर चुनाव हो जाते हैं उमेश जी, जून में चुनाव हो जाते हैं तो ऐसे में आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा ओबीसी वर्ग को? और अगर सरकार आपकी कोर्ट में दोबारा रिव्यू पिटीशन भी लगाती है तो उसमें समय कहाँ है फिर? समय तो बिल्कुल भी नहीं है ना तो सरकार के पास में है ना निर्वाचन आयोग के पास है। मैं आपका प्रश्न समझ गया। अब आप थोड़ा सा मुझे उदारता पूर्वक समय दीजिए जी, बताएं। मैं आपका प्रश्न समझ गया। राज्य सरकार विदेश परामर्श दे रही है, राज्य सरकार की आज बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकता दी है कि ओबीसी वर्ग के आरक्षण के विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा टाल दी है जो औद्योगिक निवेश के महत्वपूर्ण अभियान को लेकर थी। राज्य के हमारे संबंधित विभाग के मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने इंदौर का प्रवास निरस्त कर दिया।
तो राज्य सरकार का जो शीर्ष नेतृत्व है वो निरंतर विधिक परामर्श प्राप्त कर रहा है। जी बिल्कुल और उमेश जी, रिव्यू पिटीशन की ठीक है, तैयारी करी जा रही है और ठीक है, रिव्यू बिल्कुल, पिटीशन दाखिल की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। आपने बीजेपी का पक्ष रखा है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जो जुड़े हुए हैं। राजमणि पटेल जी, आपका बहुत स्वागत है। आपसे सवाल यही है कि जून के महीने में राज्य निर्वाचन आयोग ने तय कर लिया है कि चुनाव होंगे। अब ओबीसी आरक्षण का क्या होगा? पैच फंस चुका है। सरकार कह रही है कि हम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाएंगे। समय तो सरकार के पास भी नहीं है, चुनाव आयुक्त के पास भी नहीं है। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह हो चाहे मोदी जी हो, ये भाषणों में सर्वोच्च प्राथमिकता पिछड़े वर्ग को है। पिछड़े वर्ग के लिए सारे कार्यक्रम टाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर न्यायालय तथ्यात्मक जानकारी सरकार से चाहता है, वो जानकारी सरकार कोर्ट में नहीं दे सकती। जो तथ्यों के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान होती है, उस आधार पर जनसंख्या के आधार पर गिनती नहीं करा सकती, सही आंकड़े नहीं दे सकते, जानकारी नहीं दे सकती कोर्ट में, केवल भाषणों में सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी अब जब जाहिर हो गई है। जी बिल्कुल उमेश शर्मा जी, राजमणि पटेल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार गिनती नहीं करा सकती और जो एक्चुअल डेटा है, सही आंकड़ा है, कोर्ट में पेश नहीं कर सकती और अपने वकील खड़े नहीं कर सकती। ये बड़ा आरोप है सरकार पर, जवाब दीजिए उमेश जी। नहीं, ये तो छन्नी सुपड़े से कह रही है कि तुझमें बहुत सारे छेद है। किस समय नगर निगम के चुनाव का कार्यकाल समाप्त हुआ था, किस समय पंचायत का कार्यकाल खत्म हुआ था, जिस समय ये कार्यकाल समाप्त हुए थे उस समय कमलनाथ जी की सरकार थी। 15 महीने तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार का उत्तरदायित्व नहीं बनता था कि समय सीमा में चुनाव करवाए जाए। उस समय तो सरकार ने जो विधेयक प्रस्तुत करा था विधानसभा में, उसमें भी त्रुटिपूर्ण जानकारी दी थी और ये कहा था कि 27% की ओबीसी की आबादी और उसको 27% आरक्षण का विधेयक रख दिया था, 100% मांग लिया था और इसके कारण ये मामला न्यायालय में गया और न्यायालय में जाकर लिंगारान हो गया। और जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना के संकट से तत्काल निपटते ही जो उपचुनाव थे उनका विषय निपटाया और उसके तुरंत बाद हमने अधिसूचना जारी करी, निर्वाचन का कार्यक्रम जारी हुआ, नामांकन पत्र दाखिल शुरू हो गए और उसके बाद न्यायालय में जाकर इस चुनाव प्रक्रिया को किसने बाधित कराया? कौन है सैयद जाफर? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है? कौन है विवेक तनखा? क्या कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है जिन्होंने इस चुनाव के अंदर बाधाएं उत्पन्न करी है? और आज भी जया ठाकुर जी जो है वो मॉडिफिकेशन याचिका लेकर वापस सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई है। तो मुझे लग रहा है कि छन्नी चोपड़े से कह रहे कि तुझमें बहुत छेद है। हम तो प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ इस चुनाव को करवाना चाहते हैं। जी ठीक है, ये तो उमेश शर्मा जी, ये तो राजनीतिक बात हुई। एक्चुअल बात यह है कि राज्य सरकार अब क्या करेगी। राजमणि पटेल जी, आपसे सवाल यह है कि इन्होंने कहा है कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने क्या किया है, आप जवाब दीजिए। जानना चाहते हैं, इसमें कोई उसकी बात नहीं है कि क्या सरकार ये मानती है कि मान लीजिए कि 15 महीने की कमलनाथ की सरकार रही, कमलनाथ की सरकार ने नहीं किया, इस वजह से हम भी नहीं करेंगे, हम भी सही जानकारी कोर्ट में नहीं देंगे, ये कोई तर्क हुआ क्या? अरे सरकार की जिम्मेदारी होती है, हम जिम्मेदारी नहीं निभा पाए तो आपको निभाना चाहिए कि हमारी गैर जिम्मेदारी पर आप सत्ता हमेशा करते रहोगे। नेहरू और गांधी पे परिवार का नाम लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दुनिया की चीजें करते रहेंगे। आज सवाल ये है कि हमें क्या करना, ये सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है। प्रदेश की 52% आबादी पिछड़े वर्ग की है, इस बहुमत की उपेक्षा करके कोई भी काम नहीं हो सकता। उनके हक अधिकार को देना चाहिए सरकार को, चाहे जो रास्ता तैयार करना पड़े। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। उमेश शर्मा जी, आपसे सवाल है कि लंबे समय से आपके सूबे में यानी कि मध्य प्रदेश में तीन मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हुए हैं, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे गौर साहब हो या चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, तीनों मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं। लंबे समय से आपका राज रहा है, फिर भी आप ओबीसी वर्ग को राजनीतिक अधिकार नहीं दे पाए हैं। उमेश शर्मा जी, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि हमने पिछड़ा वर्ग के तीन मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन उनको अधिकार तो नहीं मिले हैं ना, राजनीतिक अधिकार तो उनके बहाल नहीं हुए ना। 3 मुख्यमंत्री दिए जरूर है, लेकिन उनके राजनीतिक अधिकार तो नहीं मिले हैं ना। अरे आदरणीय, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार किसने दिया? पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किसने कराया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया। पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त मिला था संवैधानिक अधिकार और आज भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 35% आरक्षण की मांग करी है। और किसने ट्रिपल टेस्ट के सारे, ये ट्रिपल टेस्ट तो करवाना कमलनाथ की सरकार का। आप जानते हैं कि कोई भी कमीशन अपनी रिपोर्ट सरकार को देता है, सरकार उसको मानती कि नहीं मानती, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि कोई आयोग जो है अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे रहा, सरकार को नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रिपल टेस्ट करवाए जाए। सुप्रीम कोर्ट की नोडल एजेंसी के रूप में पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग डाटा एकत्रित करे हैं
नहीं, इससे तो जाहिर होता है कि मैंने पिछले बार के टाइम वोटर लिस्ट बनाई गई है और की रिपोर्ट और केंद्र के इलेक्शन के साथ हम सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रहा है। तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत प्रमाण पूर्वक अपना विषय रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अस्वीकार नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अभी पर्याप्त आकलन और गणना की और आवश्यकता है और इस बीच में चुनाव को रोका नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, उस निर्णय से हम असहमत हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से असहमति रखना हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक दायित्व बनता है। तो हम उस असहमति के विरुद्ध मॉडिफिकेशन में जा रहे हैं और सरकार का पूरा प्रयास है कि ये जो चुनाव है ओबीसी वर्ग के आरक्षण के साथ करवाए जाए। जी बिल्कुल, राजमणि पटेल जी जवाब दीजिए। नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि माने अच्छी बात है, सरकार माने ओबीसी को पूरे आरक्षण के साथ में चुनाव कराए, ये तो हम भी कह रहे हैं। लेकिन जो सरकार कह रही है कि कोर्ट ने डायरेक्टिव मांगा था तब कमीशन ने माने जो है तो वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दिया है। तो हम कहते हैं कोर्ट ने डायरेक्टिव मांगा तब आयोग ने रिपोर्ट दिया, लेकिन सरकार ने डायरेक्टिव नहीं दिया कि जल्दी अपनी रिपोर्ट पेश करें, सरकार को पेश करें, सरकार उसमें विचार करे कि क्या आरक्षण देना। तो इससे तो नियत स्पष्ट होती है, ये तो ठीक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। उमेश शर्मा जी, सवाल है कि भले ही आपकी सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, चलो ठीक है मान लेते हैं आयोग का गठन कर लिया, उन्होंने 35% आरक्षण की सिफारिश भी कर दी, लेकिन कोर्ट ने तो उस रिपोर्ट को ही अधूरा मान लिया है ना। तो उस रिपोर्ट का क्या औचित्य रह जाता है? 35% आरक्षण की जो सिफारिश की रिपोर्ट आपने पेश की थी उसको तो कोर्ट ने अधूरा माना है, तो इस रिपोर्ट का क्या औचित्य है? उसका तो कोई औचित्य नहीं बनता ना। नहीं, कोर्ट ने उसको अधूरा माना है, कोर्ट ने उसको अनुचित नहीं माना है। तो फिर आंकड़ों के साथ में सरकार पूरे दस्तावेजों के साथ में कोर्ट में खड़ी क्यों नहीं हुई? सवाल ये है। अरे सरकार का अंग होता है, आप पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार से अलग थोड़ी मान सकते हैं। जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है वो पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मंत्रालय के अंतर्गत, यही तो सवाल है हमारा उमेश जी, यही सवाल है मेरा कि भाई सरकार पूरे दस्तावेजों के साथ में कोर्ट में खड़ी क्यों नहीं हुई? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्राप्त है तो पिछड़ा वर्ग आयोग को सरकार से अलग तोड़ी है। पिछड़ा वर्ग आयोग का मतलब ही होता है कि वो सरकार में सम्मिलित है। तो उमेश जी हमारा सवाल भी वही है, उमेश जी हमारा सवाल भी वही है कि सरकार पूरे दस्तावेजों के साथ में कोर्ट में खड़ी क्यों नहीं हुई? निश्चित रूप से सरकार ने अपने स्तर में पूरे दस्तावेज रखे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको वापस क्यों करा जाएगा, उसकी मॉडिफिकेशन याचिका लगाई जाएगी। सरकार ने अपनी तरफ से जितने कम समय सीमा मिली थी उस कम समय सीमा में आप पूरी तरह से सारे डाटा को कलेक्ट करके रखा है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें कुछ और जोड़ा जाना चाहिए तो सरकार उसको और जोड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही तो कहा है उमेश जी, हम भी आपसे वही कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा कि रिपोर्ट अधूरी है, आप पूरे दस्तावेजों के साथ आइए। सरकार चाहती तो जातिगत जनगणना करा करके पूरे जो आंकड़े हैं कोर्ट में पेश कर दी थी, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से करा। कब किया है, कब हुई जनगणना? उमेश जी जनगणना कब हुई? अरे करवाई नहीं ना। ये जो ट्रिपल टेस्ट ये क्या है, ये 2014 और 2019 को आधार बनाकर 8000 पेटों की एक वोटर लिस्ट तैयार करिए। रामजी महाजन का जो रामजी महाजन आयोग का जो प्रतिवेदन था उसको इस अंतिम रिपोर्ट के साथ लगाया गया है। 37 जिलों के अंदर कलेक्टिव डाटा लिया गया है। सरकार केवल मुंह जबानी खड़ी नहीं हुई है, हम बहुत प्रमाणों के साथ खड़े हुए हैं और कोर्ट ने उस प्रमाण। चलिए ठीक है उमेश शर्मा जी, राजमणि पटेल जी की टिप्पणी लेते हैं। राजमणि पटेल जी, उमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि हम तो पूरे दस्तावेजों के साथ में खड़े हुए थे, आप जवाब दीजिए। हम तो केवल इससे कहना चाहते हैं कि अगर सरकार की बात सही है कि पूरे दफ्ता के बाद सारे सही डॉक्यूमेंट हैं, कोई उसमें गलती नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार हमको संतुष्ट नहीं कर पाई। अगर सही आंकड़े हैं तो फिर कोर्ट को संतुष्ट होना चाहिए था। तो इनकी बात जो है आंकड़े पेश नहीं करेंगे, तथ्य देंगे नहीं और भाषण भर में मारेंगे कि हमारी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है और कह दे आयोग सरकार एक है। अरे आयोग सरकार के अधीन होती, लेकिन आयोग का दायित्व जिम्मेदारी अलग होती है, सरकार की अलग होती है। आयोग अपने तरीके से बगैर काम करता है और संसद को सरकार के ऊपर के पास रखता है, फिर सरकार की जिम्मेदारी होती है उसमें क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। तो सारे प्रोसीजर को माने को कर देना चाहते हैं, कुछ नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सब सच है। जी राजमणि पटेल जी जवाब दीजिए। हाँ वही तो बता रहे हैं जी। ये अगर सरकार कहती है कि हमारे सारे आंकड़े सही हैं, तथ्यात्मक जानकारी हमने कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया है, तो फिर कोर्ट जो है संतुष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों कह रहा है कि सरकार हमें संतुष्ट नहीं कर पा रही है? तो यही तो सवाल है,
जी बिल्कुल उमेश शर्मा जी, यही सवाल है। भाषाओं में करते हैं, वक्तव्यों में करते देखिए हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा, ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है। हम सुप्रीम कोर्ट को बाध्य नहीं कर सकते कि वो हमारे पक्ष में अपना निष्कर्ष या अपना निर्णय पारित करे। हमने अपने प्रमाण प्रस्तुत करे, हमने अपना तथ्य, हमने अपना सर्वे, हमने अपना आकलन, हमने अपना निष्कर्ष, हमने अपना विश्लेषण प्रस्तुत करा। सुप्रीम कोर्ट अगर उससे 100% सहमत नहीं हुआ है तो असहमत भी नहीं हुआ। उसने कहा कि इसमें अभी पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। उसने ये नहीं कहा कि ये कोशिश तो चलिए पर्याप्त ठीक है, नहीं है। सुधार तो हेतु हमने चलो ठीक है, कोडिफिकेशन मान याचिका लेते के हैं लिए उमेश वापस शर्मा जी, तैयारी करिए। मान लेते हैं उमेश शर्मा जी, सुधार हेतु सरकार अब क्या करेगी? क्या जनगणना कराएगी? उमेश शर्मा जी, सुधार हेतु सरकार क्या करेगी? जारी कर रहे हैं, हमने रिव्यू पिटीशन दाखिल कर रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार वापस सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। और रिव्यू पिटीशन अगर फिर से खारिज हो जाती है तो क्या करेंगे? उमेश शर्मा जी, रिव्यू पिटीशन फिर से खारिज हो जाती है तो क्या करेंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है कि खारिज हो जाती है। ये आप मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा उमेश शर्मा जी, ये जानकारों का कहना है। जो कानूनी पंडित है, जो कानूनी पंडित है, संवैधानिक सलाहकार है, संविधान के विशेषज्ञ, वो लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए संविधान के विशेषज्ञ ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा। नहीं, ये काल्पनिक प्रश्न है कि खारिज हो जाती है। हमको नहीं लगता कि खारिज होगी और उस समय जो स्थिति बनेगी तब निर्णय करा जाएगा। एक काल्पनिक प्रश्न के आधार पर मैं कोई निष्कर्ष वाला उत्तर देने में तो समर्थ नहीं हूँ आदरणीय। तो फिर ठीक है, आप रिव्यू पिटीशन लगाएंगे तो आप इस बार क्या पक्ष रखेंगे? ठीक है, पिछली बार आपने उनकी जनसंख्या रखी कि भाई 48% आपकी जनसंख्या है पूरे मध्य प्रदेश में, और उसको रिपोर्ट को अधूरा मान लिया। अब दोबारा रिपोर्ट कैसे बनाएंगे आप? किस आधार पर रिपोर्ट बनाएंगे ताकि ओबीसी का जो पक्ष है मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके? उमेश शर्मा जी, देखो निश्चित रूप से हम 3 आधार पर जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे कि हमने ये जो सारे सर्वे कराए थे उसका ये जो आधार हमने प्रस्तुत करा था, इस आधार के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। उस प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट की भी भावना है, और सुप्रीम कोर्ट को सरकार इस बात के लिए 100% सहमत करने का प्रयास करेगी कि हमारी प्रक्रिया में कहीं भी दोष नहीं था और हमने बहुत पारदर्शिता के साथ इस पूरे सर्वे अभियान को अंतिम स्वरूप प्रदान कराए। और तीसरा, हम माननीय उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि उसके इस निर्णय से अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो ओबीसी वर्ग जो मध्य प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी में रहता है उसके अधिकारों के साथ अन्याय होगा और ये एक नजीर, एक मिसाल बन जाएगी। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे सहमत होगी। जी ठीक है। राजमणि पटेल जी, उन्होंने कहा है कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि भाई जो ओबीसी वर्ग है उनके साथ न्याय हो, इसलिए हमको समय दिया जाए। अब क्या कुछ हो सकता है राजमणि पटेल जी? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट समय देगी और ऐसा क्या कुछ होगा? नहीं, देखिए सरकार के कथनी में जो है तो कोई भेद नहीं है। कथनी तो बहुत बढ़िया सरकार के, मैं पहले कह रहा हूँ कि कथनी बढ़िया है सरकार के। हमने सर्वे करा करके हमने आंकड़े दिया, वो आंकड़े हमारे सही है। कैसे सर्वे कराया, किस आधार पर सर्वे कराया, किससे सर्वे कराया? अगर ये सर्वे अथेंटिक होता तो माने जनसंख्या के आधार पर गिनती ही कराई जाती, नहीं क्यों नहीं कराई गई? वो तो अभी भी करवाने की बात नहीं कर रहे हैं राजमणि पटेल जी। उमेश शर्मा जी ने अभी भी नहीं कहा कि हम सर्वे कराएंगे, जनगणना कराएंगे या डेटा इकट्ठा करेंगे। तो अगर मानव चल आंकड़े भी जुटाते हैं तो कैसे जुटाएंगे, ये भी तो उमेश शर्मा जी ने नहीं बताया। जातिगत आधार पर हम जनसंख्या का सर्वे कराएंगे। जी यही राजमणि पटेल जी, जातिगत आधार पर जनसंख्या का आंकड़ा जुटाएंगे। राजमणि पटेल जी, उन्होंने ये बड़ी टिप्पणी की है उमेश शर्मा जी ने, जातिगत आधार की बात की है उन्होंने पहली बार, क्योंकि इतनी देर से हम पूछ रहे थे उनसे कि कैसा डेटा जुटाएंगे, उन्होंने नहीं बताया। अब उन्होंने कहा है कि हम जातिगत आधार पर डेटा जुटाएंगे। अब राजमणि पटेल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं तो वही कह रहे हैं कि जात के आधार पर कराना चाहते तो कैसे सर्वे होगा कि हम सरपंच से पूछ लेंगे, फलाने से पूछ लेंगे, हमने आंकड़े इकट्ठे कर लिया है। उसकी एक वैधानिक प्रक्रिया है जो गृह विभाग के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया के आधार पर सर्वे कराया जाता है कि कितनी किसकी आबादी है। उस प्रक्रिया को कोर्ट मानता है, तो वो प्रक्रिया अगर सरकार कराएगी कि न कराएगी, सरकार स्पष्ट कर दे। जी चलिए ठीक है सर, अभी हमारे साथ में समय का अभाव है, इसलिए हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए राजमणि पटेल जी आपका बहुत शुक्रिया। उमेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता, जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जून के महीने में ही चुनाव संपन्न होंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से बता रहे थे। तमाम बड़ी खबरों के लिए नमस्कार।